ओके, तो स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी और आज की जो क्लास है वो एक तरह से ये इसकी लास्ट क्लास होगी और फिर हम कल की क्लास में करने वाले हैं एमटीजी के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको। तो इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस करते हैं अपने जो नोट्स हैं उनको, और अगर आपको कुछ इन क्वेश्चंस के आंसर पहले से ही पता है तो चलो सब कुछ ठीक है। अदरवाइज आप एक प्रॉब्लम में हो। जैसे अभी मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। नंबर 1 कुछ खास क्वेश्चंस हैं, तो अगर इनके आपको आंसर पता है तो बहुत अच्छी बात है। कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस। तो नंबर 1 पे है आपका लायोफिलिक सोल। व्हाई लायोफिलिक सोल आर मोर स्टेबल? लायोफिलिक सोल is more stable than लायोफोबिक सोल। अगर आपको इनके आंसर पता है तो आप भीड़ से अलग हो, अदरवाइज आप भीड़ का ही एक हिस्सा हो। तो जल्दी से बताइए अपना कुछ 1 और 2 वर्ड में आंसर। लायोफिलिक सोल जो होते हैं ये ज्यादा स्टेबल होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सच बात है लायोफोबिक से, लेकिन क्यों? देखते हैं किस किस के पास आंसर है। रिया, ये गलत है। विपिन भी गलत है। बहुत बढ़िया भाई। यशिका, बहुत बढ़िया। यशिका, ये आपका हाफ जो आंसर है ये ठीक है, बट आप ये किसके लिए बोल रहे हो? आपको बताना होगा लायोफिलिक के या लायोफोबिक के लिए, अदरवाइज आंसर आपका सबसे बेस्ट है अब तक का। ये वो क्वेश्चन है जो एक दो बार नहीं कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। खुशी का आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। यही आंसर मैं सुनना चाह रहा था। आंसर है लायोफिलिक इसलिए ज्यादा स्टेबल होते हैं क्योंकि इनको इनके पास चार्ज और सोल्वेशन दोनों होता है। ठीक है, तो इनको दोनों को रिमूव करना होता है। आपको पता है चार्ज को कैसे रिमूव करेंगे? सूटेबल सॉल्वेंट को डालकर। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं आपसे कहूं लायोफिलिक सोल को सेटल डाउन कोएगुलेट करवा के दिखाओ, तो इतना आसान नहीं होगा। आपको दो फैक्टर रिमूव करने होंगे, एक का नाम है चार्ज और एक का नाम है सोल्वेशन। तो चार्ज को कैसे रिमूव करेंगे? सूटेबल सॉल्वेंट डाल के। और सोल्वेशन को कैसे रिमूव करेंगे? तो उसको कहेंगे हम सूटेबल सॉल्वेंट बोल रहा हूं मैं, सॉरी। चार्ज के लिए सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट और इसके लिए सूटेबल सॉल्वेंट, ये डाल के। ठीक है ना? तो इस तरीके से हम इस फैक्टर को रिमूव कर सकते हैं। और देखते हैं जल्दी से इसका सेकंड क्वेश्चन। क्या इसका आंसर आपको पता होगा? सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द रीजन फॉर द चार्ज ऑन द सोल? रीजन बताइए। रीजन फॉर द चार्ज ऑन सोल। चार्ज ऑन सोल, किसी भी कोलोइडल सोल पर चार्ज आने का जो रीजन है वो क्या होता है? 2020 में क्वेश्चन को पूछा गया था, बिल्कुल लेटेस्ट। तो उम्मीद है कि एक आध जो स्टूडेंट है वो इसका आंसर करेक्ट देगा। बहुत से एक जीनियस स्टूडेंट आज की क्लास में प्रेजेंट हैं, तो देखते हैं कौन इसका आंसर करेक्ट दे पाएगा। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर में एक दो बार नहीं 4-5 बार एग्जाम में आ चुके हैं ये। ठीक है, और इनका रीजन आपको नहीं पता तो आपको थोड़ा सा डरना चाहिए। रीजंस बताइए फॉर द चार्ज ऑन सोल। कौन डिसाइड करता है कि कोलोइडल सोल पे क्या चार्ज होगा? या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, सभी को पता है। बट हाउ कैन यू डिसाइड कि इस पे चार्ज क्या होगा? व्हाट इज द रीजन फॉर द चार्ज ऑन द सोल? ये आपकी कल की ही क्लास में ये चीज देखो, ये सारी कल की क्लास में होने वाली है। मैं तो सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो मैं पूछ रहा हूँ ये कितने खास हैं। व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कोलोइडल सोल? एंड 2020 की बात करें तो ये देखो, व्हाट इज द रीजन फॉर द चार्ज ऑन सोल पार्टिकल? ठीक है ना? तो ये बहुत खास क्वेश्चन है। तो कल की क्लास तो बहुत ज्यादा खास होने वाली है। आज की क्लास में मैं ये सारा सेटअप तैयार कर दूंगा और ये पूरा जो चैप्टर है ये भी हम खत्म कर देंगे। तो मेरे पास कुछ आंसर आए हैं, देखते हैं भाई क्या आंसर है। यशिका, बहुत बढ़िया यशिका। जो चार्ज ऑन द सोल, बिल्कुल करेक्ट आंसर है यशिका। इसमें कुछ भी मैं ऐड कर ही नहीं सकता। आंसर है प्रेफरेंशियल प्रेफरेंशियल
एडजॉर्प्शन जो होता है यही कारण है चार्ज ऑफ द सोल पार्टिकल का। ठीक है, किसी पे भी चार्ज जो होता है वो प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन की वजह से, एडजॉर्प्शन ऑफ आयन। आज की क्लास में पूरा डिटेल में होगा ये प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आयन, कैसे किस पे क्या चार्ज आता है, पूरा डिटेल में होगा आज की क्लास में। ठीक है, नंबर थर्ड जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑफ कोलोइडल सोल। व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑफ कोलोइडल कोलोइडल सोल, इसकी स्टेबिलिटी का कारण क्या है। व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑफ कोलोइडल सोल। बहुत खास क्वेश्चंस में से एक और खास क्वेश्चन। बहुत बढ़िया यशिका, अब तक सबसे ज्यादा आंसर यशिका खुशी के ही आए हैं। देखते हैं, और स्टेबिलिटी ऑफ कोलोइडल सोल का रीजन क्या है। व्हाट आर द रीजन फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कोलोइडल सोल, रीजन क्या है इसका। तो जो आंसर आए हैं वो है कोलोइडल सोल की स्टेबिलिटी। यशिका इस बार गलत है, खुशी भी गलत है, मयूर भी गलत है, इस बार किसी का ठीक नहीं है भाई। तो आज की क्लास यानी कुछ खास ही है आपके लिए, मिस मत करना इसको। अगर आप मिस कर चुके हो तो भाई इसकी रिकॉर्डेड क्लास जरूर देखना। जो आज की क्लास में आप सीखोगे ना वो पिछली 4 क्लास के बराबर होगा। स्टेबिलिटी ऑफ कोलोइडल सोल का सुमित का आंसर भी गलत है। स्टेबिलिटी ऑफ कोलोइडल सोल का जो आंसर है वो है आपका इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टैटिक स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन इसे कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेबलाइजेशन। 3 बार एग्जाम में आ चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी चार्ज होते हैं वो एक ही तरह के चार्ज एक दूसरे को कीप ऑन रिपेलिंग ईच अदर, आपस में रिपेल करते रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये कभी सेटल डाउन नहीं हो पाते। ये था इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेबलाइजेशन बोलते हैं इसको। एक तरह से रिपेल के वजह से ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स का वर्ड यूज किया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर किस पे भाई, ऑन केमिजॉर्प्शन। केमिजॉर्प्शन पे क्या फर्क पड़ेगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। आप कहोगे कि पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज, हाँ सच बात है बिल्कुल। केमिजॉर्प्शन पहले इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, ठीक है। मेरा क्वेश्चन है कि क्यों, ऐसा क्यों हुआ। तो देखते हैं इसका कोई आंसर कोई देगा। जो भी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ 1 वर्ड 2 वर्ड आंसर है इसके, ठीक है ना। तो बहुत इजीली आप इसको समझ सकते हो। तो बताइए इसका आंसर कौन कोई क्या देगा। बहुत बढ़िया विपिन, खुशी, दोनों ठीक है। तो आंसर है एक्टिवेशन एनर्जी। जिसने भी बोला है बहुत बढ़िया। रिया भी करेक्ट है, यशिका भी करेक्ट है। तो आंसर इसका छुपा हुआ था एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है ना, एक्टिवेशन एनर्जी। अगर आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस के आंसर भी याद है ना तो भाई आपकी पर्सनैलिटी ही अलग है, फिर तो आपको अलग निगाहों से देखा जाएगा। एक और मैंने जो क्वेश्चन ढूंढ के रख रखा है वो है व्हाई परसिस्टेंस डायलिसिस ऑफ कोलोइडल सोल इज कैरिड आउट। परसिस्टेंस डायलिसिस, ये क्वेश्चन आपने जरूर सुना होगा। परसिस्टेंट डायलिसिस जो होती है, डायलिसिस इज नॉट कैरिड आउट, कैरिड आउट। इसमें कुछ ज़्यादा ही इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉब्लम आ रही है। तो आपको समझ में आई गया होगा कि जो डायलिसिस होती है उसको परसिस्टेंट या प्रोलॉन्ग टाइम के लिए क्यों नहीं कैरिड आउट करते हैं। बताइए भाई डायलिसिस। ओके, तो कुछ आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड यशिका, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक है। खुशी ये ठीक नहीं है, विपिन ये ठीक नहीं है। जो करेक्ट आंसर है यशिका का बिल्कुल ठीक है आंसर है। देखो ये इसीलिए नहीं करते क्योंकि ट्रेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इसके लिए भी मैं यूज कर लेता हूँ ये कलर, जब सारे यूज करें तो ट्रेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ट्रेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट।
ट्रेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये होता है कि जब भी आप परसिस्टेंट डायलिसिस करते हो तो इस तरीके से आपको डायलिसिस के बारे में पता है, इस तरीके से आपका ये छोटे-छोटे आयंस होते हैं, इसमें ये छोटे-छोटे आयंस होते हैं, ठीक है? ये तो बड़े-बड़े जो हैं ये तो आपका सोल है, लेकिन छोटे-छोटे क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। सोल है और ये क्या है, छोटे-छोटे इलेक्ट्रोलाइट है। अगर आप इलेक्ट्रोलाइट को डायलिसिस में क्या करते हैं, ये इम्प्योरिटी कह लो या इलेक्ट्रोलाइट कह लो, थोड़ा-थोड़ा करके ये रिमूव होती जाती है, ठीक है? ये रिमूव, ये इम्प्योरिटी, और इम्प्योरिटी रिमूव होने के बाद जो आपका जो सोल है ये रह जाता है, ठीक है? तो वो कह रहा है कि अगर सारी इम्प्योरिटी अगर रिमूव होगी ना, तो ये आपका अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है? ये इम्प्योरिटी अगर मान लो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इम्प्योरिटी को पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये इसको एक तरह से स्टेबलाइज़ करके रखती है, ठीक है ना? स्टेबल फॉर्म में रखती है। अगर ये सारी ट्रेस इलेक्ट्रोलाइट अगर अगर आपने डायलिसिस प्रोलॉन्ग लंबे समय तक कर दिया, तो ये सारी की सारी रिमूव हो जाएँगी और फिर ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये इसका था प्रॉपर रीज़न, ठीक है? बाकी अभी मैं थोड़ा-सा इसमें स्पेस बनाने के लिए एक बार जल्दी से इसको डिलीट कर देते हैं। तो परसिस्टेंट डायलिसिस अगर आपने पहले भी सुना हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपके लिए नया था, तो इसको अच्छी तरह से समझ लेना। हालाँकि आज की क्लास में ये थोड़े से डिटेल में होने वाले हैं। ओके, आते हैं वहीं पे ही, अपने नोट्स में थे हम, ठीक है। तो यहाँ पे ये 5 क्वेश्चन आपके सामने हुए हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन क्या था, लाइफिलिक सोल बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं क्योंकि इसके पास चार्ज और सॉल्वेशन दोनों होता है। रीज़न फॉर द चार्ज ऑफ सोल, तो प्रेफरेंशियल एडसॉर्प्शन जो आज की क्लास में डिस्कस होगा। स्टेबिलिटी ऑफ कोलोइडल सोल, इसका रीज़न है इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेबलाइजेशन, कहने का मतलब सेम चार्ज आपस में रिपेल करते रहते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन केमिसॉर्प्शन, पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज, रीजन था एक्टिवेशन एनर्जी जो अंडरलाइन होना चाहिए, आना चाहिए। परसिस्टेंट डायलिसिस इज नॉट कैरिड आउट क्योंकि ट्रेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट भी इसमें से रिमूव हो जाते हैं और ये हमारा अनस्टेबल हो जाता है। एक और क्वेश्चन जो मैंने लिख रखा है, इसको भी जल्दी से देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन है नंबर 6, लिस्ट का नंबर 6, और क्या है ये, सेम सब्सटेंस कैन एक्ट एज बोथ क्रिस्टलोइड एंड कोलॉइड। Same substance act as both colloid and crystalloid. Explain, ठीक है, explain। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी बड़ा खास क्वेश्चन है, और इसको आप किस फॉर्म में एलेबोरेट कर सकते हो कि एक ही सब्सटेंस, अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ NaCl क्या है, क्या ये कोलॉइड है या फिर ये आपका क्रिस्टलॉइड है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, कोलॉइड है क्रिस्टलॉइड है, तो आप सोचोगे कि यार पहले ये तो बता दो कि NaCl को डाला किस में है। अगर NaCl को आप वाटर में डालते हो तो अब ये क्रिस्टलॉइड है, क्रिस्टलॉइड है, यानी इसका साइज बहुत छोटा हो जाएगा। लेकिन अगर NaCl को आपने डाल रखा है DM में, किसमें, बेंजीन में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कोलॉइड हो जाएगा। यानी यहाँ पर बेंजीन में डालने पर NaCl के कई सारे क्रिस्टल जो आयंस हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे और उनका साइज इतना बड़ा हो जाएगा कि वो कोलॉइडल रेंज का होगा। तो सेम सब्सटेंस जो है आपका वो दोनों काम कर सकता है, कोलॉइड भी और क्रिस्टलॉइड भी। तो जो ये है, ये सब्सटेंस, ये जो कोलॉइड होते हैं, ये क्या होते हैं, ये एक स्टेट होती है, ना कि कोई सब्सटेंस होते हैं। तो NaCl को अगर कोई पूछेगा तो आप बता ही नहीं पाओगे ये क्या है, आपका क्रिस्टल है या ट्रू सॉल्यूशन है या फिर क्या नाम है, कोलॉइड है। तो आपको पूछना पड़ेगा कि ये NaCl को डीएम में किस डीएम में डाला है, क्या वो वाटर है, क्या वो बेंजीन है, तो वो बताएगा कि इसकी स्टेट क्या है, कोलॉइड थी या क्रिस्टलॉइड थी, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी लिस्ट पे, अब तक हम जहां भी जितना भी कर चुके हैं उससे आगे की तरफ चलते हैं। तो
ठीक है, तो आज के जितने भी क्वेश्चन थे आपके दिमाग में, अब उनके आंसर्स आपके पास एक एक करके आने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले है प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड, बड़ा सिंपल है। अगर आपको कोलॉइड, ये जो कोलॉइड हैं अंदर, इनका नेचर कैसा था? इनका नेचर था आपका, ये थे लायोफोबिक, लायोफोबिक थे, ठीक है। अब ये तो पता ही है आपको, लायोफोबिक तो बड़ा इजीली सेटल डाउन हो जाते हैं कि क्या डालने पर? लायोफोबिक के अंदर तो चार्ज ही होता है, तो सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट डाल दो, ये सेटल डाउन हो जाएंगे। लेकिन इस लायोफोबिक ने क्या किया? अपने दोस्त लायोफिलिक को बुला लिया पहले ही। तो लायोफिलिक जो इसका दोस्त था, उसने क्या करा? एक ऊपर एक कवरिंग बना दी, ठीक है ना, एक कवरिंग बना दी इस तरीके से। इस लायोफिलिक ने ऊपर ऐसे कवरिंग बना दी, ठीक है, एक थिन लेयर बोलते हैं इसको। और उसके अंदर कौन छुपा हुआ था? लायोफोबिक छुपा हुआ था। अब आप बताइए, ये क्या बन चुका है? ऊपर से लायोफिलिक बन चुका है। लायोफिलिक क्या सिर्फ सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट डालने से सेटल डाउन हो जाएगा? नो, आपको सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट के साथ साथ क्या डालना पड़ेगा? सूटेबल सॉल्वेंट भी डालना पड़ेगा, तब जाके ये सेटल डाउन होगा। तो कुल मिला के एक तरह से प्रोटेक्शन हो गई है किसकी? लायोफोबिक की। किसने की है? लायोफिलिक ने की है। इसमें गोल्ड नंबर जो यानी गोल्ड सोल जो होता है वो लायोफोबिक होता है। और गम जिलेटिन, जिलेटिन बहुत ज्यादा डालते हैं गोल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है ना। तो व्हेन लायोफोबिक सोल, लायोफिलिक सोल इज एडेड टू लायोफोबिक सोल, लायोफिलिक particle form a layer around the lyophobic particle and thus protect the lyophobic colloid from electrolyte. Lyophobic Lyophilic colloid are used for this purpose are known as protective colloid. यहीं से एक क्वेश्चन की शुरुआत होती है जिसे बोलते हैं गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर में बताते हैं कि कितने ग्राम, मिलीग्राम या फिर ग्राम आपको लायोफिलिक की जरूरत हुई सेटल डाउन करवाने के लिए, क्या नाम है, गोल्ड सोल को, या जो भी है, इसी को क्या बोलते हैं? गोल्ड नंबर बोलते हैं, ठीक है। हालांकि ये नीट का कॉन्सेप्ट है, तो उसमें बताया जाता है कि कितने इलेक्ट्रोलाइट यानी कितना एमएल, एमएल यानी NaCl जो इलेक्ट्रोलाइट इसमें आने वाला है 10%, 1 ml 10, कहने का मतलब NaCl 10% NaCl का 1 ml ले लो, 10% समझ रहे हो ना, 10 ग्राम होना चाहिए या फिर ml होना चाहिए NaCl, और 90 ग्राम इसमें पानी होना चाहिए, तो इसको 10% बोला गया है इसकी कंसंट्रेशन के हिसाब से। तो 1 ml NaCl ले लो। तो गोल्ड नंबर जो आपका आएगा वो इस हिसाब से आएगा। और एक कॉन्सेप्ट था ये, जो मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, इसको इस तरीके से गोल्ड नंबर को हम डिटेक्ट करते हैं, और ये एक नीट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन तो यहाँ नहीं दी हुई है, बट डेफिनेशन, पूरी प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ पे है। तो मैं एक बार जल्दी से इसको बता देता हूँ, उसकी डेफिनेशन को, गोल्ड नंबर की, ताकि आपको पता लगे कि प्रॉपर क्या होता है गोल्ड नंबर, और इसके जो नीट के क्वेश्चन आए वो भी आप अच्छी तरह से कर पाओ। देखो, डेफिनेशन तो ये बोल रही है कि गोल्ड नंबर इज डिफाइंड एज, गोल्ड नंबर इज नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ लायोफिलिक। ये देखो जिलेटिन कितने मिलीग्राम है, यहाँ से देखें तो 0.005 से लेकर 0.01 मिलीग्राम, यानी इट इज द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड इज एडेड टू 10 ml ऑफ गोल्ड। ये देखो ये 10 ml ऑफ गोल्ड में डाला गया है। सॉल्यूशन टू स्टॉप कोएगुलेशन, to stop coagulation if 1 ml NaCl is added। अगर 1 ml 10% NaCl यहाँ आ रहा है इसको सेटल डाउन करने के लिए, तो आपको 10 ml गोल्ड, पहले आपका गोल्ड कितना था? टोटल 10 ml था। कितना ml ऊपर से आ रहा है? 1 ml आ रहा है। उसकी कंसंट्रेशन क्या है? 10% है, ठीक है। अब वो जो ऊपर से आ रहा है उससे बचाने के लिए 10 ml गोल्ड में आप कितने ml जिलेटिन डालोगे? सिर्फ इतने ml से काम चल जाएगा। हीमोग्लोबिन इतने ml से काम चल जाएगा। स्टार्च 25 मिलीग्राम डालना पड़ेगा, तब जाके प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड होगा, ठीक है। तो ये था आपका गोल्ड नंबर, ये इसका नंबर ये है, इसका नंबर ये है, इसका नंबर ये है, ठीक है। तो जितना ज्यादा गोल्ड नंबर होगा उतना कम प्रोटेक्शन दिखा रहा है। जितना कम गोल्ड नंबर यूज कर रहे हो उतनी ज्यादा प्रोटेक्शन है। देखो ये सिर्फ 0.005 मिलीग्राम में ही पूरा प्रोटेक्शन कर दिया इसने, ठीक है। तो इस तरीके से गोल्ड नंबर को कैलकुलेट करते हैं। अगला जो मैं आज ही क्लास में बोल रहा था कि प्रेफरेंशियल
या चार्ज कैसे बताते हैं किसी भी कोलोइडल पार्टिकल पे, तो वो ये है वो तरीका जिसके बारे में मैं इतनी बात कर रहा था। देखो AgNO3 को KI में डाला है, ठीक है? तो यहाँ पर जो तरीका है एक बहुत सिंपल सा तरीका है, इसको मैं AgNO3 और KI मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ इसको। एक सेपरेट इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ओके, देखो ये है आपका AgNO3, AgNO3 और इसको आपने किस में डाल दिया? ये डाल दिया आपने इसको KI में। तो जैसे ही वो बोलता है एरो का निशान है या फिर इस पे लिखता है इस एरो की जगह क्या, सीधा बोल देगा 2, 2। इसका मतलब ही यही ये हो जाता है कि ये आपका डीपी है, ये आपका डीएम है। उसी समय जैसे ये बोलता है ना इसको इसमें डाला है, तो ये आपका डीपी है, ये आपका डीएम है। तो देखना कैसे चार्ज कैलकुलेट करते हैं। तो AgNO3 प्लस में KI विल गिव यू, रिएक्शन प्रोसीड करो भाई, क्या आएगी? AgI प्लस में KNO3 और वो पहले से ही बोल देगा कि आपको चार्ज निकालना है AgI पे। तो AgI स्लैश, अब कॉमन आयन आप किसका देखोगे, डीपी या डीएम? तो मैं बता रहा हूं एवरी टाइम आप कॉमन आयन जो देखोगे वो डीएम का देखोगे। तो डीएम का, और इसमें बताओ कॉमन आयन क्या है, बताओ। ये आई नेगेटिव आया तो ये इस पे चार्ज कैलकुलेट हो गया, दिस इज नेगेटिवली चार्ज। तो यहां पर जो AgI ने प्रेफर किया है, किसको प्रेफर किया है? इसने प्रेफर किया है डीएम के आई को, इसलिए इसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल, प्रेफरेंशियल और ऊपर देखो स्लैश लगा के आई आने का मतलब एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन ऑफ आई नेगेटिव आयन या फिर आयन। ये होता है आपका चार्ज कैलकुलेट करने का। अब आप किसी को भी, अब आप देखो मैं आपको कुछ बताता हूँ जो क्वेश्चन एग्जाम में आए। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ये डायग्राम दे रखा था और ये है आपका NaOH और ऊपर से क्या डाला है उन्होंने, FeCl3। ये एग्जाम में आया था और पूछा हुआ था कि बताइए चार्ज क्या होगा। तो देखो जो पहले जो ऊपर से डालते हैं उसको लेफ्ट में लिखेंगे जो कि होगा हमारा डीपी, और ये जो है NaOH ये आपका एवरी टाइम डीएम होगा जो राइट में होगा, राइट। अब इसकी रिएक्शन को देखोगे तो ये फेरिक है, 3 पॉजिटिव तो इसको 3 OH चाहिए, तो FeOH थ्राइस हो गया, क्लियर। प्लस में यहाँ से 3 Na और 3 Cl क्या आ गया, 3 NaCl आ गया। अब आपको बताना है इस पर चार्ज क्या होगा। कई बच्चे तो सोचते हैं इस पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, नहीं, मैंने क्या बताया, प्रेफर, ये किसको प्रेफर करेगा। तो बताइए स्लैश लगा के मैं यहाँ क्या लिखूं, कम ऑन चैट सेक्शन में जाइए और बताइए स्लैश लगाकर मैं यहाँ क्या लिखूं। ये विपिन ठीक है, यशिका ठीक है, खुशी ठीक है, करेक्ट आंसर है डीएम में से आपको कॉमन आयन देखना होगा, तो आंसर है OH नेगेटिव, दिस इज आल्सो नेगेटिवली चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज है, ऐसे पता लगता है, ठीक है। और अगर मैं ऊपर वाले क्वेश्चन को उल्टा कर देता, मान लो ये कर देता, तो आप क्या करते? के आई को डाला है AgNO3 में, तो बताइए चार्ज क्या होगा। कोई नहीं, अब की बार के आई को लेफ्ट में रखो, AgNO3 को यहाँ रखो, फिर से रिएक्शन प्रोसीड हुई, क्या आया आपका AgI और प्लस में यहाँ क्या आ गया, KNO3 आ गया। अब बताइए यहाँ पर AgI पे कॉमन आयन क्या होगा, चैट सेक्शन जाइए और बताइए अब कॉमन आयन क्या होगा। बिल्कुल खुशी, रिया, विपिन, मयूर, यशिका सारे के सारे करेक्ट हैं। डीएम में से देखना है तो कॉमन आयन आ गया Ag पॉजिटिव, यानी आपका यहाँ पर चार्ज है प्रेफरेंशियल पॉजिटिव। तो बताओ इसमें क्या मुश्किल थी, था ना आसान। अब देखो ये Ag यहाँ से कॉमन आयन यहाँ लिख दिया, इसके पीछे पीछे यहाँ पर NO3 भी आता है। तो पहली वाली लेयर को क्या बोलते हैं, फिक्स लेयर, और दूसरी वाली को लेयर को क्या बोलते हैं, डिफ्यूज लेयर। तो यहाँ से आगे का जो आपका पोर्शन है वो स्टार्ट होता है। देखो एवरी टाइम अगर आप देखोगे तो ऐसे ही रिएक्शन प्रोसीड होगी। डायग्राम थोड़ा उल्टे लगा दिए गए हैं तो डायग्राम को ठीक कर लेना, ये वाला नीचे वाला ऊपर आएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा। तो
यहाँ चार्ज पता लग गया। पहली लेयर जो होती है Ag पॉजिटिव, ये होती है आपकी फिक्स लेयर। यहाँ पर ये भी गलत दिखाया गया है। यहाँ पर पहली लेयर जो है वो Ag वाली, ये वाली है पहली लेयर, ये नहीं है। तो ये फिक्स लेयर है, ये आपकी डिफ्यूज लेयर है, ठीक है, जिसे हम फॉर्मली अटैच बोलते हैं, इसे मोबाइल बोलते हैं, यानी मूव कर सकती है। और इन दोनों लेयर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल या फिर जीटा पोटेंशियल। और इन दोनों लेयर को एक साथ बोला जाए तो बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेयर, जो कि फिक्स और डिफ्यूज है, ऑफ अपोजिट चार्ज अराउंड द कोलोइडल पार्टिकल इज कॉल्ड हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। इसी तरीके से अगर मैं कहूं इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल या जीटा पोटेंशियल, ये क्या होता है? तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फिक्स लेयर एंड डिफ्यूज लेयर, इसको बोलते हैं हम जीटा पोटेंशियल। ठीक है, इमल्सन टॉपिक यहाँ से आपका क्रॉस हो चुका है, ठीक है, तो ये तो हम करेंगे नहीं। इमल्सन आपका पूरा का पूरा हो गया है क्रॉस। और आगे चलते हैं, देखते हैं क्या चीज जो है अब हमारी रहती है। ओके, डिमल्सिफायर। अब हम सीधा आते हैं यहाँ पर व्हाट आर द मेन रीजन फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ सोल। तो स्टेबिलिटी ऑफ सोल का रीजन क्या था, आज ही क्लास में बताया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेबलाइजेशन। ठीक है, रिवर्सिबल सोल किसे कहते हैं? देखो कितना अजीबोगरीब तरीके से पूछा, रिवर्सिबल सोल बताओ। अरे ऐसे पूछ लेता कि लायोफिलिक किसे कहते हैं, तो बच्चे 2 मिनट में बता देते। लायोफिलिक जो है वो किसे कहते हैं? तो लायोफिलिक कौन से होते हैं? जो रिवर्स हो सकते हैं, यानी इनडायरेक्टली वो आपसे रिवर्सिबल सोल बोलकर लायोफिलिक की डेफिनेशन पूछना चाह रहा है। तो लायोफिलिक कोलोइड आर आल्सो नोन एज रिवर्सिबल सोल। These soul directly formed by the mixing substance like gum, gelatin and starch with a suitable liquid. These soul are stable। ठीक है, तो कुल मिला के लायोफिलिक की पूरी डेफिनेशन यहाँ इन्होंने अरेंज कर दी। अब आता है हमारा कोलेट जो चारों तरफ है, जिसमें बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, जैसे स्काई अपीयर ब्लू इन कलर। तो रीजन क्या है इसका? सभी को पता है, मेरे को पता है, सभी इनका रीजन जानते हैं। रीजन इज टिंडल इफेक्ट। और अगर क्वेश्चन को देखें तो व्हाट इज द कॉज ऑफ आर्टिफिशियल रेन, तो दो दो चीजें आप हर किसी में याद रखना। देखो, क्लाउड जो होते हैं, बादल, ये क्या होते हैं? आपके एरोसोल होते हैं, जिसमें गैस डीएम होता है। ठीक है, और ऊपर से क्या डालते हैं? NaCl या AgI डालते हैं जेट एरोप्लेन से। तो ये एरोसोल, यानी ये हो गया आपका सोल, और सोल प्लस में इलेक्ट्रोलाइट कौन सा हो गया? NaCl। तो इलेक्ट्रोलाइट तो आपको तो पता ही है, सोल प्लस इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? आंसर आ गया कोएगुलेशन। यानी यहां पर जो आंसर है वो है कोएगुलेशन। ठीक है, सोल प्लस इलेक्ट्रोलाइट कोएगुलेशन। तो अब पूरा रीड करोगे आपको पता लग जाएगा। एरोसोल जो होते हैं वो क्लाउड होते हैं, और ऊपर से हम जो सॉल्ट डालते हैं वो आपका इलेक्ट्रोलाइट है। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। अब यहाँ भी वही बात आ गई, जो नदियां, जितनी भी नदियां हैं जो समुद्र से मिलती हैं, जैसे ये नदी है, ठीक है, और ये समुद्र से मिलेगी, तो ऐसे नहीं कि ऐसे आएगी और मिल गई, ऐसा नहीं होता। ये यहाँ पर क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। ठीक है, तो ये डेल्टा जो बनता है वो क्यों बनता है? क्योंकि नदियों के अंदर होता है मड, मड पार्टिकल, जो कैसे होते हैं? सोल होते हैं, कोलोइडल सोल। और समुंदर, समुंदर मैंने बड़ा छोटा सा बना दिया, गंदा नाला, ये तो बहुत बड़ा होता है भाई समुंदर तो। ठीक है, तो ये सारा समुंदर है। ठीक है, समुंदर में क्या होते हैं? आपके सॉल्ट। सॉल्ट को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइट। फिर से आ गया ना, सोल प्लस इलेक्ट्रोलाइट क्या हो गया? कोएगुलेशन। तो यहाँ भी आपका जो कोएगुलेशन है वो आएगा। तो ये इलेक्ट्रोलाइट हो गए, कोलोइडल पार्टिकल, सी वाटर कंटेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो कोएगुलेशन जो होगा वो टेक प्लेस होगा, और इसी की वजह से डेल्टा फॉर्मेशन होती है। अगला क्वेश्चन है, ब्लीडिंग फ्रॉम द फ्रेश कट इमीडिएटली स्टॉप बाय अप्लाइंग कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ FeCl3। अब देखो, जो ब्लीडिंग है उसको, उसके ऊपर आप FeCl3 लगा दोगे, तो ब्लड, ब्लड भी तो एक तरह से सोल है, और FeCl3 इलेक्ट्रोलाइट है, तो सोल प्लस इलेक्ट्रोलाइट अगेन कोएगुलेशन। तो पहला कोएगुलेशन, दूसरा कोएगुलेशन, इससे पहला कोएगुलेशन, इतने सारे आंसर कोएगुलेशन के थे। ठीक है, अब एप्लीकेशन ऑफ कोलेट, ये कहाँ कहाँ हम फायदे करते हैं इसके? तो राइट ए शॉर्ट नोट ऑन टैनिंग। टैनिंग के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखो। टैनिन एक सब्सटेंस है, TANNIN, टैनिन। टैनिन को अगर आप किस में डाल दोगे? एनिमल हाइड। एनिमल हाइड होती है जानवरों की चमड़ी।
आप लेदर के शूज पहनते हो, लेदर के बैग यूज करते हो, लेदर की बेल्ट यूज करते हो, ये सारा लेदर कहाँ से आता है? जानवरों की खाल होती है। तो जो एनिमल हाइड है, एनिमल हाइड, उनकी स्किन, ठीक है, वो भी एक तरह का सोल है। और जो टैनिन आप ऊपर से डाल रहे हो वो भी सोल है। तो सोल प्लस सोल बताओ क्या होता है? जल्दी से चैट सेक्शन में बताइए, सोल प्लस सोल क्या कोई बता सकता है इसे क्या बोलते हैं? बहुत बढ़िया विपिन, सोल प्लस सोल होता है म्यूचुअल कोएगुलेशन। ठीक है, तो यहाँ इस आंसर में म्यूचुअल कोएगुलेशन होगा और ये 2020 का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया था। तो एनिमल हाइड इज ए कोलोडल इन नेचर, व्हेन हाइड हैज पॉजिटिवली चार्ज सोल हो गया। ठीक है, और टेनिन जो है ये आपका नेगेटिवली चार्ज कोलोडल सोल है, तो दोनों मिक्स हो जाएंगे तो म्यूचुअल कोएगुलेशन टेक प्लेस होगा। और आज के दिनों में टेनिन की जगह क्या डालने लगे? क्रोमियम सोल्ट डालने लगे। पहले एनिमल्स को मारकर उनके अंदर जो फैट है उसको पानी में उबालकर जो ऑयल बनाते थे, उस ऑयल से शूज के चारों तरफ पॉलिशिंग करते थे। पॉलिशिंग करने से वो शूज की लाइफ बढ़ जाती थी, वो पानी से खराब ही नहीं होते थे। तो इस तरीके से जानवरों का इस्तेमाल देख लो शूज की लॉन्ग लाइफ करने के लिए होता था। अभी मैंने क्लास में बताया था बच्चों को, वुडलैंड के जो शूज हैं उनको अगर आप कभी परचेज करोगे तो वो गारंटी 1-2 साल की नहीं होती उनकी, वो कहते हैं लाइफ टाइम गारंटी। ठीक है, आप मर जाओगे लेकिन शूज में कुछ नहीं होगा, शूज ऐसे कैसे रहेंगे। ओके, तो अभी हम चलते हैं वाई। अब इसकी जो एप्लीकेशन है देखो कितनी दवाइयों में कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। वाई इज कोलोडल मेडिसिन आर मोर इफेक्टिव, क्योंकि ये इजीली एसिमिलेट हो जाती है। एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, डाइजेशन, ये डाइजेस्टिव सिस्टम की कुछ वर्ड्स हैं। तो ये इजीली एसिमिलेट होती है, यही वजह है कि इसको मेडिसिन में भी यूज किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे भी आया हुआ है, व्हाई कोलोइडल गोल्ड इज यूज्ड फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, क्योंकि ये इजीली एसिमिलेट होती है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, व्हाई कोटरल स्मोक प्रेसिपिटेटर इज फिटेड एट द माउथ ऑफ चिमनी पाइप यूज्ड इन फैक्ट्री। तो फैक्ट्री में से जो धुआं निकलता है, आपने देखा होगा, जो भी फैक्ट्री में से धुआं निकलता है वो ऊपर एक प्लेट से पहले टकराता है और फिर यहां से निकलता है। यानी धुएं के अंदर मौजूद कार्बन, पॉइजनस गैस जितनी भी है, कार्बन, नाइट्रोजन, नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, वो जितने भी पार्टिकल हैं वो पहले से टकराते हैं। तो ये चार्ज प्लेट है, मान लो आपके कार्बन पार्टिकल पे चार्ज है नेगेटिव और ऊपर चार्ज है पॉजिटिव, तो ये टकराकर वहीं पर क्या हो जाएंगे? सेटल डाउन, यानी कोएगुलेशन। अब यहाँ धुआं जो है उसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज एरोसॉल। ठीक है, और ऊपर जो है ये आपके इलेक्ट्रोलाइट हैं, तो जो न्यूट्रलाइज करने के लिए बने हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर होगा आपका कोएगुलेशन, और इस तरह से आपका जो अब जो धुआं बाहर निकल रहा है वो फ्री फ्रॉम पॉइजनस गैस है। तो स्मोक इज ए कोलोइडल सोल ऑफ सॉलिड पार्टिकल इन एयर, यानी एरोसोल हो गया। द स्मोक बिफोर कम आउट ऑफ चिमनी at led through a chamber containing plate having opposite charge. The smoke particle coming in contact with these plate lost their charge and get precipitated. तो जो धुआं अब बाहर आएगा वो फ्री फ्रॉम पॉइजनस गैस होगा। ये था पोर्शन यहाँ का। अब और आगे चलते हैं इसके, तो यहाँ पर हमारा है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो पहले थे लेकिन अब नहीं है। जैसे वाई जिलेटिन इज एडेड टू आइसक्रीम, तो ये इमल्सिफाइंग एजेंट है। ठीक है, लेकिन वाई जिलेटिन इज एडेड टू गोल्ड सोल, तो ये प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड है, आज मैंने बताया भी था। और ठीक है, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे आंसर है जो हमारा वेट कर रहे हैं, और ये सारे के सारे आंसर तो 1 मार्क 2 मार्क जो आंसर है ये सारा हमारा वेट कर रहे हैं, इनको हम करेंगे। सबसे पहले अब जो बचा हुआ समय है हम जल्दी से जो टॉपर नोट है इसको करते हैं खत्म। इसमें भी बहुत नई नई जानकारियां मिलती हैं हमेशा की तरह। तो कोएगुलेशन, कोएगुलेशन के बारे में बताया गया है यहाँ पे कि स्पॉन्टेनियस ब्रेकिंग अप ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, मतलब कोएगुलेशन का मतलब होता है सेटल डाउन, और इसको ना डिस्टेबलाइजेशन भी बोलते हैं कि डीईपी और डीएम के बीच में बॉन्ड तोड़ दिया और ये सेटल डाउन हो गया, इसे एजिंग भी बोलते हैं। ठीक है, आगे अगर हम चलें इसमें, तो
कोएगुलेशन की वही डेफिनेशन है, इसको फ्लोकुलेशन भी बोलते हैं, लेकिन बहुत कम बच्चे जानते हैं कि जो फ्लोकुलेशन है, वैसे तो सभी सोचते हैं कि फ्लोकुलेशन, कोएगुलेशन, प्रेसिपिटेशन एक ही बात है, लेकिन फ्लोकुलेशन हमेशा इस्तेमाल होता है इमल्सन के केस में। अगर आप इमल्सन को सेटल डाउन करवा रहे हो तो इसे फ्लोकुलेशन बोलते हैं, ठीक है। आगे हम चले तो सम मेथड फॉर कोएगुलेशन में ऐसे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हार्डी-सूज़ रूल जो आया था, ये भी हम कर चुके हैं कि जिसकी जितनी ज्यादा वैलेंसी होगी उसकी उतनी ही कोएगुलेटिंग पावर होगी, ठीक है। अब यहाँ पर इफेक्टिव आयन की बात होती है, तो इफेक्टिव आयन किसे कहते हैं? तो सोचो, पॉजिटिवली सोल को सेटल डाउन करने के लिए 3 पॉजिटिव Mg2 पॉजिटिव या फिर Na पॉजिटिव में से कौन इजीली कर देगा? तो ये इजीली कर देगा, तो ये तीनों की तीनों आपके क्या माने जाएंगे? इफेक्टिव आयन, ठीक है। तो one of the ions furnished by electrolyte carrying charge opposite to the Sol particle is responsible for coagulation is known as effective ion, ठीक है। तीनों की तीनों नहीं, सिर्फ आपका Al आपका यहाँ इफेक्टिव आयन है जो कोएगुलेट करवा सकता है। ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ इफेक्टिव आयन, मोर द कोएगुलेटिंग पावर, मोर इज द कोएगुलेटिंग पावर, लेसर इज द कोएगुलेशन वैल्यू, ठीक है। यानी ये नहीं कि आपका जितना ज्यादा चार्ज है वो उसको कोएगुलेट करवाएगा, ये नहीं कि जरूरत पड़ रही है तो 3 NaCl, इस बात का जो मतलब है वो उसमें बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो एक नेगेटिवली चार्ज सोल है, सॉरी पॉजिटिवली चार्ज सोल है, इसको सेटल डाउन करवाना है, तो KCl MgCl2, यहाँ भी उतना ही -1 है, यहाँ भी इतना ही -1 है, बस ये -1 2 है। तो ये कह रहा है कि लेसर इज द कोएगुलेशन वैल्यू, यानी आपका जो आयन है वो ऐसा होना चाहिए Na2SO4, एक ही आयन से काम चले, ठीक है। आगे अगर हम इसी को रीड करें तो इन्होंने वही बताया, पॉजिटिव सोल के लिए यहाँ पर सबसे ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होगा? इसका होगा। अच्छा, नेगेटिव सोल के लिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट इसका होगा, ठीक है, ओके। प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड की बात करें तो अभी अभी हमने पढ़ा था, स्टेबिलिटी में भी इंक्रीज बाय एडिशन ऑफ लायोफिलिक, तो इसे बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड, ये भी हम कर चुके हैं। और ये एक थिन लेयर बनाती है चारों तरफ लायोफोबिक के, ये भी हम कर चुके हैं। गोल्ड नंबर के बारे में जानकारी शुरू से ही दी जा रही है, प्रोटेक्टिव कैरेक्टर ऑफ वेरियस लायोफिलिक सब्सटेंस हैज बीन एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ गोल्ड नंबर। और होता क्या है? तो गोल्ड नंबर जो है वो होता है लायोफिलिक सब्सटेंस आपने कितना मिलीग्राम ले रखा है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले जिलेटिन देखा था आपने, और थोड़ा सा जाने से पहले इसको समझ के जाना इंपॉर्टेंट चीज है। 0.005 मिलीग्राम से लेकर 0.03 मिलीग्राम, यानी देखो ये जिलेटिन जो है ये लायोफिलिक है, और लायोफिलिक किसमें? मिलीग्राम में ले रहे हो, तो लायोफिलिक सब्सटेंस इन मिलीग्राम, और इसको कितना किसमें डाला गया है? 10 ml गोल्ड में डाला गया है, ठीक है। विच प्रिवेंट द कोएगुलेशन ऑफ 10 ml गोल्ड, सिर्फ 10 ml गोल्ड में डालते हैं, और ठीक है, कितने मिलीग्राम डाला है वो तो देख लो, जिलेटिन इतने से इतने, स्टार्च भी देखा था आपने, तो ये इतना कर सकते हैं। और हाँ, आप किसके खिलाफ जंग लड़ने जा रहे हो? यहाँ पर किस प्रोटेक्शन तो कर रहे हो आप, किसके खिलाफ कर रहे हो? इलेक्ट्रोलाइट के। तो इलेक्ट्रोलाइट कितना होना चाहिए, कितना आ रहा है वहां पर आपको कोएगुलेट करने के लिए, कितना इलेक्ट्रोलाइट आ रहा है? आंसर है वो 1 ml आ रहा है, 10% कंसंट्रेशन के साथ। तो ये होता है गोल्ड नंबर। और एक और बात, जितना ज्यादा मोर इज द गोल्ड नंबर, लेसर इज द प्रोटेक्टिव पावर, ठीक है ना। तो गोल्ड नंबर जिलेटिन का देखो कितना कम है, तो स्टार्च का इतना ज्यादा है, तो जितना कम, जितना मोर इज द गोल्ड नंबर ज्यादा होगा, जैसे इसका 25 गोल्ड नंबर है तो इसका लेस प्रोटेक्टिव पावर है। जिलेटिन का कम गोल्ड नंबर है, इसकी मोर प्रोटेक्टिव पावर है। तो जिलेटिन, प्रोटीन एंड सम मैक्रोमोलिक्यूल आर द मोस्ट पॉपुलर प्रोटेक्टिव एजेंट, ठीक है। जिसका कम, याद रखना, जिसका कम गोल्ड नंबर होगा उसकी ज्यादा प्रोटेक्शन पावर होगी। आगे चलते हैं, इसके जो क्वेश्चन इस पे बेस्ड ऑन थे ये देखते हैं। सबसे पहले है सेफ सिलेक्टिव कैटलिस्ट जो कि ZSM5 है। ओके, बताइए कोगुलेशन टेक प्लेस, coagulation take place, sodium chloride is added to colloidal solution of ferric chloride, sodium chloride। तो इसका आंसर क्या है? न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज
देख कोएगुलेशन क्यों होता है? कोएगुलेशन होता है न्यूट्रलाइजेशन। वो जो सोल है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है आपका इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, स्काई अपर ब्लू, टिंडल इफेक्ट या स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अगला डिफरेंस बताइए डायलिसिस और ऑस्मोसिस। ये मैं कहूंगा कुछ सीखने लायक है, आज का कुछ नया। जैसे गोल्ड नंबर में आपने सीखा कुछ नया, तो यहाँ भी कुछ नया आपका सीखने लायक है। डायलिसिस और ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस है? ऑस्मोसिस जो होती है इसमें ओनली सॉल्वेंट, देखो आपने देखा होगा जब आप ऑस्मोसिस करते हो, ये मान लो आपने किशमिश डाल दी पानी में, पानी में, तो अंदर कौन जाएगा? पानी तो जाएगा, इस किशमिश का क्या बन जाएगा? अंगूर, ग्रेप। यानी यहाँ पर एंडोस्मोसिस होगा। तो यहाँ पर कौन अंदर गया? सिर्फ और सिर्फ वाटर, या फिर बोल सकते हो सॉल्वेंट। किस केस में? किस केस में? ऑस्मोसिस में। लेकिन आपको पता है डिफ्यूजन में क्या होता है, सॉरी डायलिसिस में क्या होता है? डायलिसिस में इलेक्ट्रोलाइट भी उस मेम्ब्रेन से बाहर जाते हैं, बस इतना फर्क है। स्मॉल इलेक्ट्रोलाइट जा सकते हैं इसमें से स्मॉल इलेक्ट्रोलाइट पास हो सकते हैं, लेकिन इसमें से सिर्फ और सिर्फ पानी पास हो सकता है। दिस इज द मेजर डिफरेंस। Osmosis, only the solvent, not the solid particle, can pass through the membrane. But in dialysis, even small ion of electrolyte can also pass through the membrane, but colloidal particle मैं मान सकता हूँ जिसका comparatively large size है वो पास नहीं होगा। So this is the major difference between dialysis and osmosis. ठीक है, अब यहाँ पर देखो बहुत इजीली दिखाया गया है कि कोएगुलेशन आपको करवाना है 10 ml आर्सेनिक सल्फाइड का। तो बताओ फ्लोकुलेशन वैल्यू क्या होगी NaCl की। इससे पहले आपको फ्लोकुलेशन वैल्यू की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। देखो कोएगुलेशन फ्लोकुलेशन तो वो तो वही हो गया, सेटल डाउन प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। ठीक है, मैकेनिज्म भी पता लग गया भाई, ऊपर से सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं तो कोएगुलेशन हो जाता है, सोल प्लस इलेक्ट्रोलाइट कोएगुलेशन। लेकिन फ्लोकुलेशन वैल्यू ये डेफिनेशन अगर आप देखोगे तो वो न्यूमेरिकल भी हो गया। क्या होती है फ्लोकुलेशन वैल्यू? कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन ml पर लीटर। ठीक है, ml पर लीटर which is required to cause coagulation of sol is known as flocculation value। यानी आप कितनी इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हो इन मिलीमोल पर लीटर, बस इसी मिलीमोल पर लीटर को बोलते हैं फ्लोकुलेशन वैल्यू। कितना इलेक्ट्रोलाइट आप डाल रहे हो सेटल डाउन करवाने के लिए। अब इस न्यूमेरिकल को देखोगे तो ये न्यूमेरिकल कुछ लगेगा ही नहीं। जैसे आपने ऊपर से पहले तो आपको कौन सेटल डाउन करवाना है भाई? आर्सेनिक सल्फाइड AS2S3। ठीक है, भी हो जाएगा। 5 ml ले लिया आपने, 1 मोलैरिटी NaCl जिसे इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। तो 5 ml और 1 मोलैरिटी से आप क्या, मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या? नंबर ऑफ मोल अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो यहाँ से मोल नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं, मोलैरिटी गिवन है, वॉल्यूम जो है वो लीटर में कर लो, ये भी गिवन है, तो मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आ जाएगा? 5 मिलीमोल आ जाएगा। आ गया भी नंबर ऑफ मोल, और वो मिलीमोल। और मैं चाहिए क्या था, डेफिनेशन क्या कह रही है? मिलीमोल पर लीटर। अब बस पर लीटर और ले आओ, मिलीमोल तो आपका आ गया 5 मिलीमोल। क्लियर? अब पर लीटर कैसे लाते हैं तो देखो, 100 ml का इस्तेमाल करोगे, पर लीटर लाना है ना, तो 100 ml का इस्तेमाल करोगे तब जाके 5 मिलीमोल आपका जो NaCl यूज होगा। तो फिर 1 मिलीमोल का इस्तेमाल करोगे तो कितना यूज होगा? 1 ml का इस्तेमाल करोगे तो कितना यूज होगा? 5 अपॉन में 100। और कितना चाहिए हमें ml? 1000 ml चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाई 1000, तो आंसर आ जाएगा आपका कितना? 50। तो ये आ गया आपका 50 मिलीमोल पर लीटर। ठीक है, तो ये है आपकी फ्लोकुलेशन वैल्यू, 50 मिलीमोल पर लीटर। तो 100 में 5 मिलीमोल होते हैं, तो बता दो 1000 में कितने 1000 ml में कितने मिलीमोल होंगे? जितने भी होंगे वो आपका मिलीमोल हो गए 1000 ml पर 1000 ml, या बोल लो आप पर लीटर। खत्म, ये था। कुछ नहीं है, ये न्यूमेरिकल बहुत आसान है और कुछ है ही नहीं इसमें, बस आपको कॉन्सेप्ट जो फ्लोकुलेशन वैल्यू है वो पता होनी चाहिए। व्हाट इज एर्गायरोल? एर्गायरोल होता है आंखों में डालने वाली दवा।
आप जब भी कभी बाहर से धूल में से आते हो घर पे, तो आप ना एक आई रिफ्रेशर नाम से आता है, उसके अंदर एर्गायरोल होता है। अगर आप उसको डालोगे आँखों में, तो आप जो भी बाहर से लाए हो अपनी आँख में डाल के, जिसे बोलते हैं डस्ट पार्टिकल, वो क्या होते हैं? सोल होते हैं। एर्गायरोल क्या होता है? ये आपका हो गया वो सोल जो अपोजिट चार्ज कैरी कर रहा है, तो वो दोनों के दोनों क्या कर देंगे? म्यूचुअल कोएगुलेशन कर देंगे। तो इसलिए वो जितना भी गंध है, वो इकट्ठा होके आपके आँख में एक कोने में आ जाता है। क्यों? वो म्यूचुअल कोएगुलेट हो गया है। तो एर्गायरोल इन द सेंस क्या होता है? इट इज़ द सिल्वर सोल प्रोटेक्टेड बाय ऑर्गेनिक मटेरियल यूज्ड इन आई ड्रॉप्स। ठीक है? तो ये सिल्वर सोल होता है कुल मिला के। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस भाई वो जिसमें सिर्फ डीएम का मूवमेंट हो, जिसमें डीपी का मूवमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस में सिर्फ डीएम का मूवमेंट होता है। इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल कर चुके हैं, गोल्ड नंबर कर चुके हैं। क्या अब कोई बच्चा बता सकता है इन सभी वैल्यूज में से बताइए विच हैज ग्रेटर प्रोटेक्टिव पावर? सबसे ज्यादा प्रोटेक्टिव पावर किसकी होगी? गोल्ड नंबर आपके सामने है। जिलेटिन, एग, एल्बुमिन, गम, स्टार्च, किसकी सबसे ज्यादा प्रोटेक्टिव पावर होगी? विपिन, खुशी, रिया, मयूर, वेरी गुड, करेक्ट आंसर है जिलेटिन की होगी। जिसकी सबसे कम गोल्ड नंबर वैल्यू होती है, उसकी सबसे ज्यादा प्रोटेक्टिव पावर होती है। ये भी हो गया खत्म। कोएगुलेशन वेरी इजी, सोल प्लस इलेक्ट्रोलाइट खत्म। फ्लोकुलेशन वैल्यू बताई दी। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल पर लीटर कोई बोलते हैं फ्लोकुलेशन वैल्यू। तो जिसने गोल्ड नंबर फ्लोकुलेशन वैल्यू कर ली, तो वही नीट के लिए तुम सरफेस केमिस्ट्री की तरफ से तैयार हो गए। अब देखो ये कितने आसान क्वेश्चन लगेंगे आपको, ये कल भी हम करने वाले हैं उसमें क्या नाम है, एमटीजी में। A solution of AgI can be positively और negatively charged। ये कौन एक्सप्लेन करता है, कैसे एक्सप्लेन होता है कि ये पॉजिटिव? तो आंसर है चार्ज को कौन बताता है? आज की क्लास में पढ़ा था, प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ कॉमन आयन। ये तो बताता है चार्ज को कि क्या प्रेफर किया है इसने। ठीक है, गोल्ड नंबर क्या होता है, हाउ इट इज रिलेटेड टू प्रोटेक्टिव पावर। तो गोल्ड नंबर तो खैर डेफिनेशन आपने 100 बार पढ़ ली। ठीक है, अच्छा ये कैसे प्रोटेक्टिव पावर को बताता है? तो इसका मतलब है स्मॉलर द वैल्यू ऑफ गोल्ड नंबर, ग्रेटर विल बी द प्रोटेक्टिव पावर ऑफ द कोलॉइड। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड? हम कर चुके हैं। हाउ प्रोटेक्टिव पावर ऑफ कोलॉइड इज एक्सप्रेस्ड? तो आंसर है इन गोल्ड नंबर। प्रोटेक्टिव पावर को कैसे एक्सप्रेस करोगे? गोल्ड नंबर से। जितना कम गोल्ड नंबर होगा, उतनी ज्यादा प्रोटेक्टिव पावर होगी। तो ये था आज का हमारा टारगेट जो होता है खत्म। अब हम अगला जो पोर्शन है वो अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आई होगी, और जल्दी से एक बार चैट सेक्शन में बताना आज की आवाज जो थी वो लास्ट क्लास के जैसी ही थी, या फिर उससे ज्यादा इम्प्रूव्ड थी, या फिर उससे ज्यादा खराब थी। गुड, बैड, सेम। प्लीज यार चैट सेक्शन में जल्दी से बताइए आज की जो वॉइस क्वालिटी थी गुड बैड सेम क्या थी, क्योंकि कुछ कंपैरेटिवली। ओके राज, ओके रिया, ओके मयूर, ओके ओके, थैंक यू सो मच। चलो ठीक है, अब अगली क्लास में मिलते हैं।